खूनी बगावत करने वालों के खिलाफ बगावत तकमील के आखिरी मराहल में थी। बेहद राजदारी के साथ दारकोट में राजा राठौड़ के वफादारों के साथ रब्ता हो चुका था। अंदरूने खाना वहाँ एक लावा पक कर तैयार हो चुका था। तारीख रात अपनी पूरी जुल्मत के साथ उतर चुकी थी। सोना सिंह और इसके 20 तरबियत याफ्ता साथी सांगड़ी नदी से दारकोट के सामने फैली झील में आ गए थे और बेहद एहतियात के साथ फसील की तरफ बढ़ रहे थे। फसील के साथ रोशनी के हंडोलों का इंतजाम किया गया था। रस्सियों की मदद से इन हंडोलों को हासा नीचे तक लटकाया गया था, जिसके सबब फसील के नीचे हासी रोशनी थी। दरअसल फसील के नीचे हासी चौड़े रहने मौजूद थे, जो फसील के दूसरी तरफ पानी के वसी तालाब से जा मिलते थे। सोना सिंह कभी इन रहनों के जरिए किले में छुपकर दाखिल होता था। इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इन रहनों को वो कभी किसी और मकासद के लिए भी इस्तेमाल करेगा। इस वक्त रहनों के जरिए किले में दाखिल होना आसान था। सांगड़ी में पानी ना होने के बराबर था। रहनों और फसील के नीचे पानी की सतह इतनी कम थी कि मुंह बाहर निकाल कर सांस लिया जा सकता था। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पानी फसील के बिल्कुल साथ लग कर बह रहा था। रहनों से दूसरी तरफ तालाब का रास्ता मौत का रास्ता था। सांस टूटते ही मौत यकीनी थी। सोना सिंह समेत इन सभी जांबाजों ने एक तवील फासला ज़ेर आब तय किया और फसील के मुहाफिजों की निगाहों में आए बगैर फसील की जड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ से टटोल कर सोना सिंह ज़ेर आब रहनों को ढूंढने में कामयाब हो गया। फसील की जड़ में रुककर इन सभी ने सांस बहाल किया और फिर गोते मारकर बारी बारी इन रहनों में दाखिल हो गए। सोना सिंह गुप्त अंधेरे में सबसे आगे था। उस रवि से आगे बढ़ रहे थे। रफ्ता रफ्ता सीनों में सांस दम तोड़ने लगी, मगर मौत के अंधेरे में कहीं जिंदगी के जुगनू चमकते नजर आने लगे। टूटती सांसों के दरमियान सोना सिंह ने महसूस किया कि संगलाह चट्टानों के बजाय वो खुले पानी में है। इसने बेतरह हाथ पांव मारे। इसी वक्त पानी की सतह पर रोशनी जुगनू के माने चमकी। ये रोशनी जिंदगी की नवीद थी। इसने हाथ पांव मारे और पानी की सतह पर आ गया। सीने में हवा की आमदरफ्त बहाल हुई तो तवानाइयां लौट आई। रफ्ता रफ्ता इसके साथी भी सर निकालने लगे। किसी ने बज़ाहिर मन्नत के तौर पर तालाब में तैरने वाले कई दिए जलाए थे। दर हकीकत ये उनकी रहनुमाई के लिए थे। वो सभी यकजा हुए तो पता चला 5 जांबाज कम थे। सबको सुर्दगी ने घेर लिया। यकीनन वो 5 जांबाज जान की बाजी हार गए थे। इनके मेजबान कपड़ों समेत इनका इंतजार कर रहे थे। जांबाजों को मंजिल पर पहुंचाकर सोना सिंह वापस लौटा। फसील के नीचे गुजरते हुए इसका दिल अफसुर्दगी से भरा हुआ था। इसके 5 साथी हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ के चले गए थे। अगले दिन मौत का पिंडाल सज गया। मंजर गुज़श्ता रोज वाला ही था। अपनी अपनी फौजी वर्जियों में मलबूस वीर कुमार और सोना सिंह कील कांटे से लेस एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। आज इनके आसपास कोई निगरान नहीं था। ये फैसला कुन मुकाबला हर किस्म के सुलह ज़वाबित की क़यूद से आज़ाद था। एक दफ़ा शुरू होने वाला मुकाबला किसी एक फरीक की मौत पर ही अख्ताम पजीर होना था। रस्म के मुताबिक राजकुमारी परम ने उठकर एक सुर्ख रुमाल मैदान में गिराया और मुकाबले का आगाज हो गया। रुमाल गिराते हुए राजकुमारी परम ने घूंघट ले रखा था। इसका घूंघट उठाने का हक सिर्फ फातेह को था। सोना सिंह की आंखों में वो महसूस जूत नमदार हो चुकी थी जो मद्दे मुकाबल पर बिजली बनकर गिरती थी। वीर कुमार के साथ भी ऐसा हुआ था, मगर इसे खुद पर एतमाद था। तलवार को बर्क के साथ लहराते हुए वो बोला, तू कल ही हार जाता, कम से कम जिंदा तो रहता। आज तेरी लाश घोड़े के साथ घसीटता हुआ दारकोट ले जाऊंगा। मेरे साथ घोड़े पर और कौन होगा? मरने से पहले देख ले। इसने बड़े गुरूर से उंगली का इशारा रेशम के सुर्ख ढेर की तरफ किया। सोना सिंह ने डाल पर गिरफ्त मजबूत की। फिर आप फैसले को जरा जल्दी कर लेते हैं। ये कहते हुए सोना सिंह ने घुमाकर डाल को दूर फेंक दिया। वीर कुमार ने भी तैश की आग में जलते हुए डाल फेंक दी। तमाशाइयों ने दोनों के इस इकदाम को सराहते हुए पुरजोश अंदाज में तालियां बजाई। ढोल की थाप की लय और पुरजोश हो गई। वीर कुमार ने हमले में पहल की। तलवार पर इसने ताकत से भरपूर वार रोकते हुए सोना सिंह ने पैंतरा बदला और कहा, जानते बूझते भी अनजान है, मैं चाहता तो कल भी तुझे हरा सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। वीर कुमार की निगाहों के सामने गुज़श्ता रोज की लड़ाई का वो लम्हा नुमायां तर हो गया जब इसने शिकस्त की जिल्लत आमेज बेबसी महसूस की थी और फिर खुशकिस्मती समझते हुए सोना सिंह के दाव से निकल गया था। सोना सिंह ने निगाहों के दायरे में से रखते हुए अपनी बात मुकम्मल की। मैं लड़ाई को इस मरहले तक लेकर आना चाहता था। मेरी होने वाली पत्नी ने पहली दफा मुझसे कुछ मांगा है। क्या? वीर कुमार इसके लहजे के शहर में खो कर बेसाता पूछ बैठा। तेरा कटा हुआ सर। वीर कुमार का चेहरा बिगड़ गया। इस दफा इसका वहशतनाक हमला रोकते हुए सोना सिंह का तलवार वाला हाथ झंझना उठा। ताकत, वहशत और महारत के मुजाहरे ने देखने वालों को मबहूत कर दिया। दोनों दीवानावार लड़ रहे थे। डालों के बगैर लड़ते हुए दोनों एक दूसरे को कई जख्म दे चुके थे, मगर इनमें कोई भी जख्म जानलेवा नहीं था। सोना सिंह की पिंडली पर तलवार का गहरा जख्म आया था, जिससे बहने वाला खून इसके तस्मों वाले जूते को भिगोता हुआ नीचे बह रहा था। बाजू और रानों पर कई जख्म लग चुके थे, जिनसे खून बह रहा था। सीना और शाने फौलादी कवच में थे। दूसरी तरफ वीर कुमार भी जख्मों से चूर हो चुका था।
दोनों का होंठ लड़ाई के मैदान को रंगीन कर रहा था। वीर कुमार का एक बार कटार के दस्ते पर रोकते हुए सोना सिंह लड़खड़ाया तो वीर कुमार का पांव पूरी कुवत से इसके सीने पर लगा। सोना सिंह उछलकर पुष्ट के बल गिरा। राजा राठौड़ बेहतियार अपनी जगह से खड़ा हो गया। तमाशाइयों के दहाने से भी डरी डरी आवाजें बुलंद हुई। सोना सिंह पर मौत का साया शिकस्त का परचम थाम कर उतरने ही लगा था। संभलने से पहले सोना ने वीर कुमार की सूरत में मौत के फरिश्ते को अपने ऊपर देखा, जिसका खून आलूदा चेहरा बिगड़ चुका था। इसकी कटार सर से बुलंद होकर बर्क की मानद अपना आखिरी सफर तय करने वाली थी। सीने का फौलादी कवच इस वार को सह तो सकता था मगर रोक नहीं सकता था। 2-3 इंच कटार सीने में उतरना यकीनी था। मौत की तारीकी बढ़ने से पहले रेशम का एक सुर्ख ढेर निगाहों के सामने आ गया, जो इस मौत के साथ ही इस शख्स का हो जाता जो उसे लीर लीर करने के तरफ पे था। सोना सिंह ने हवास काबू में रखे। बर्क जैसे अमूदी वार को रोकना तो तकरीबन नामुमकिन था, मगर रेशम के ढेर को पाने के लिए इसे नामुमकिन को मुमकिन करना था। कटार पर इसकी गिरफ्त मजबूत होगी। वीर कुमार का हाथ नीम कोस के अंदाज में लहराया। इसके सर बुलंदी से बर्क की सी लपक सोना सिंह के सीने की तरफ बढ़ी। अगला पल देखने वालों को बुद्ध बना गया। कटार सीने में उतरने से पहले सोना सिंह की कटार हरकत में आई। बेइंतहा दुरुस्त टाइमिंग के साथ कटार से टकराई। सोना सिंह के सीने से महज 2 इंच ऊपर चिंगारियां सी छूटी और वीर कुमार के हाथ की गिरफ्त से कटार साफ निकल गई। तलवार वो पहले ही से यकीनी फतह को देखकर फेंक चुका था। उठते हुए सोना सिंह ने पांव की ठोकर इसके घुटने पर मारी। हैरत से शशिधर कुमार नीचे गिर गया। सोना सिंह उठकर खड़ा हुआ तो देखने वालों ने आंखें मसली। सोना सिंह ने एक दफा फिर मौत और शिकस्त को हरा दिया था। इसके बाद क़यामत के शोर के दरमियान अपनी तलवार की तरफ बढ़ते हुए वीर कुमार की पसलियों में सोना सिंह ने पूरी कुव्वत से ठोकर मारी। वो दर्द से कुराहता हुआ उलट कर गिरा। सोना सिंह की कटार हरकत में आई और इसका पेट चाक कर गई। इसकी चीख क़यामत के शोर में दब गई। कटे हुए पेट से अंतड़ियां बाहर निकल आई। वीर कुमार अंतड़ियां हाथों में पकड़े हुए अपने कैंप की तरफ भागा। वह चीख कर मुगल बंदूक बरदारों को मदद के लिए बुला रहा था, मगर मौत के नकार हाने में जान बलब तूती की आवाज कौन सुन सकता था। सोना सिंह ने दौड़कर अकब से कटार इसकी पुश्त के दिल के मुकाम तक उतार दी। वीर कुमार ने गिरते गिरते जान दे दी। इसके सर को बालों से उठाते हुए सोना सिंह ने नफरत से एक तारीख जुमला कहा, गद्दार और बुज़दिल मौत का जहम हमेशा पीठ पर ही खाते हैं। चबूतरे पर मुसरत का एहसास से मगलूब सीनावती ने महसूस इशारा किया। एक बुलंद पहाड़ी पर फौरन ही आग का शोला बुलंद हुआ। फिर इस आग में न जाने क्या डाला गया कि इसका रंग कुछ देर के लिए सब्ज हो गया। यह फतह का निशान था। दारकोट तक वीर कुमार की हलाकत की खबर पहुंच चुकी थी। वहां बागियों के खिलाफ जंग छिड़ गई। बागियों का सबसे बड़ा सतून सोना सिंह ने गिरा दिया। बाकी बागियों पर पल भर में क़यामत टूट पड़ी। पानी के रास्ते जाने वाले जांबाजों ने मुगल बंदूक बरदार सिपाहियों की बैरक पर दावा बोल दिया। इस सारी कार्रवाई को राजा राठौड़ और परम की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। राजा राठौड़ ने रुंधी हुई आवाज में परम को गले लगाते हुए कहा, तेरे सोने ने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है। देख, तेरे भाई और मेरी बहनोई की लाशें सामने पड़ी हैं। साथ ही इसने परम का घूंघट उठाने की कोशिश की तो एकदम से पीछे हट गई। ठहरो दादे, घूंघट उठाने वाला आता ही होगा। परम के लहजे में खोई खनक और लोच लौट आई थी। आवाज मुसरत से लबरेज थी। वीर कुमार का कटा हुआ सर लेकर सोना चबूतरे पर पहुंचा तो मुसलसल खून बहने की वजह से इस पर निकाहट तारी हो गई थी। राजा राठौड़ ने बढ़कर इसकी पेशानी चूमी और मुसरत से कपकपाती आवाज में से कमर का हताब दिया। परम अपनी जगह से उठ खड़ी। सोना सिंह ने वीर कुमार का सर इसके कदमों में फेंकते हुए कहा, इसे मुंह दिखाई मैं कबूल कर रहा राजकुमारी। परम ने इस बात में सर हिलाया और अपनी रजामंदी दे दी। मुसरत अंगेज नारों के शोर में सोना सिंह ने परम का घूंघट पलट दिया और अपना खून इसकी मांग में भर दिया। परम सिसकते हुए इसे पति मानकर इसके कदमों में झुक गई। सोना सिंह ने बाजुओं से उसे थामकर सीने से लगा लिया। दो प्यार करने वाले यकजान हो गए थे। चंद ही घंटों में दारकोट के किले पर दोबारा से राजा राठौड़ का परचम लहरा दिया था। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अपने सिपाहियों के कत्लेआम और दारकोट के किला छिन जाने से मुगल गज़ब बनकर आए और उन्होंने वारकोट का मुहासरा कर लिया। मुहासरा तवील से तवील तर हो गया। मुगल आजम अकबर बादशाह अपने नए दारुल हुकूमत मुंतकिल होने के लिए बेचैन था। इस सबब सांगड़ी नदी के पानियों का रुख मोड़ने का मनसूबा तरक करके बैराज बनाने का काम शुरू हो गया, मगर मुगलों ने अपनी पूरी कुव्वत दारकोट के किले पर लगा दी और आखिरकार भारी तोपखाने की मदद से फतह करने में कामयाब हो गए। इसके बाद मुगल सिपाह राठौड़ नगर की तरफ बढ़ी। खुली जंग के सिवा कोई चारा नहीं था। राजा राठौड़ बहादुरी से पहली सफों में लड़ता हुआ मारा गया। सोना सिंह और परम शाना बिशाना लड़ते हुए एक गोले का निशाना बने। कहते हैं कि मरने के बाद इनके अज़ा को भी एक दूसरे से अलग पहचाना नहीं जा रहा था। देखने वालों ने कुल्हाड़ी बरदारों का एक नामालूम ग्रोह भी देखा जो सोना सिंह की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। कहते हैं इन लोगों का देव हैकल सरदार दोनों हाथों में कुल्हाड़ियां थामे जिस तरफ निकल जाता था कुश्तों के पुश्ते लगा दिया करता था। फिर वो एक गोली का निशाना बन गया। मुगलों ने फतह के बाद तने सीने छलनी कर दी, उठी गर्दनें काट दी, अतात में सर झुकाने वालों को अमान दे दी गई। आज अतात व गुलामी कबूल करने वालों को कोई नहीं जानता, मगर तने सीने और उठी गर्दनों वाले आज भी लोगों के सीनों में जिंदा है।